हम सबके बीच में और फेसबुक पर भी ये लिंक जुड़ा हुआ है, जो लोग वहां भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाते हैं, काफी लोग जुड़ जाते हैं उस पर भी। और एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आप चर्चा करेंगे। आज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का भी लेक्चर था, लेकिन वो अस्वस्थता के कारण वो हम लोग के बीच में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आज केवल प्रोफेसर S.K. तिवारी जी वो अपना पूरा व्याख्यान करेंगे और इसमें इंटरेक्शन का भी मौका मिलेगा कि आप अपनी क्वेरीज को अवश्य उनके सामने रखें। और हम एक बार फिर जितना हमारा शेड्यूल है, उस शेड्यूल को फिर से एक बार हम सभी रिसोर्स पर्सन और ऑडियंस के पास भी हम भेजेंगे। कल उसको व्हाट्सएप पर सबके भेज दिया जाएगा, चला जाएगा। तो इस तरह से ये प्रतिदिन हमारा यह कार्यक्रम कल तो नहीं है, कल 7 बजे से, क्योंकि कल हम लोग रहेंगे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में दिन का, लेकिन 11 तारीख से हम लोगों का फिर से 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू रहेगा और लेक्चर्स जो है वो 2 लेक्चर्स होते रहेंगे। तो एक बार फिर मैं अपने इस कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से डॉक्टर सुशील कुमार तिवारी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बातचीत को प्रारंभ करने का कष्ट करें। डॉक्टर तिवारी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ, वह कुछ ऐसे पक्ष को लेकर है जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हम बीइंग अ मैन ऑफ साइकोलॉजी हम क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हमारी जब बात हुई थी प्रोफेसर रामजी लाल जी सर से, तो उन्होंने भी इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग एक ऐसे बिंदु को भी टेकअप करें जिस पर कि अभी तक हम लोग उतना टेकअप करके उतना डिस्कशन नहीं कर सके हैं। तो मैंने भी सोचा, फिर इस पर कुछ काम किया, फिर कुछ लोगों से मुलाकात किया इस क्षेत्र में जो सफर हैं, और फिर इस टॉपिक को लिया। तो आज हम जिस बिंदु पर बात करेंगे वह मूल टॉपिक है मेरा, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन इन कोपिंग विद लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस। यानी ये जो घातक बीमारियां हैं, इनसे सामना करने में हमारा क्या मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप हो सकता है। देखिए, हम इसमें इसके कई पहलुओं को लेंगे। लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस से जो स्थिति पैदा होती है, जो जिस इमोशनल स्टेट में पेशेंट पहुंचता है, जिस तरह के इमोशनल रिएक्शंस करता है, और फिर क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज अपनाता है, कहाँ हम उसको कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे कि इस थ्रेटनिंग डिजीज से होने वाले लॉस को हम कम से कम कर सकें। अभी आज के पेपर में यदि आपने देखा होगा तो हिंदुस्तान के पेपर में पिछले पेज पर एक अमेरिकन स्टडीज का रिपोर्ट है बहुत डिटेल में, जिसमें उन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह से, मैं आपको बताऊं, जिसमें उनका इशू ही इसी बात पर है कि अच्छा है जिसमें उनका पूरा जो उनका अपना उनकी जो रिपोर्ट्स की फाइंडिंग है वो ये बता रही है कि किस तरह से कैंसर जैसा डिजीज टेंशन की वजह से
क्रॉनिक लेवल के टेंशन के मेंटेन रह जाने से कैंसर से होने वाली डेथ के नंबर्स को बढ़ाता है। और उसी में उनके रिपोर्ट का एक पार्ट ये भी है कि क्योंकि कैंसर भी एक हमारी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस की कैटेगरी में है, बहुत बल्कि भयानक स्तर पर है, और इनकी हेडिंग एक काफी बड़ी आर्टिकल है कि लंबे समय तक तनाव के कारण कैंसर से मौत का खतरा। और इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से कोर्टिसोल लंबे समय तक बने रहने से ये कितना घातक होता है। और भारत जैसे देश के लिए तो इन्होंने ये कहा कि जो 10 में से लगभग 8 की जो मौत कैंसर से होती है, उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे बड़ा समसामयिक लगा भी। मैं इसी बिंदुओं पर विस्तार से आप लोगों के सामने बात रखूंगा, और आई वुड बी प्लीज टू नो कि आप इसमें जिस पार्ट्स पे जहां भी हमें इंटरफियर करना चाहें, आप हमको और बताना चाहें, यू ऑल आर द मोस्ट वेलकम। तो हम इस बात को ही शुरू करते हैं। ये जॉर्जिया के रिसर्चर्स की रिपोर्ट है। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, थोड़ा हम इस बारे में बात कर लें। थ्रेटनिंग इलनेसेस, जिसे कि हम घातक बीमारी की श्रेणी में भी रक्त कहते हैं, बहुत गंभीर श्रेणी की बीमारियां हैं जिनके कारण मृत्यु भी हो सकती है, या यदि इनका उपचार ठीक से नहीं किया गया या रोकथाम के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया, तो अंततः ये मृत्यु का कारण भी बनती हैं। इसे हम इनको क्रॉनिक इलनेस की कैटेगरी में भी शामिल करते हैं। क्रॉनिक इलनेस की कि आप यदि बीमारियों का एक रेंज लें तो ये बहुत माइल्ड लेवल से लेकर बहुत क्रॉनिक लेवल के इलनेस तक जाती है। माइल्ड लेवल पे जैसे कि बहुत आप कह सकते हैं कि पार्शियल हियरिंग लॉस हो, पार्शियल विजुअल लॉस हो, ये माइल्ड लेवल के अंदर हम इसको सम्मिलित करते हैं। और अत्यधिक गंभीर स्तर तक ये जा सकती है, जिनमें कि जैसे कैंसर है, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस हैं, हार्ट अटैक्स जिसमें आता है, क्रॉनिक डायबिटीज है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ये इस श्रेणी में हम इनको रखते हैं। और प्राय देखा जाता है कि जो ही कोई व्यक्ति, आप लोगों ने भी इसको फील किया होगा, या दुर्भाग्यवश हमारे आपके परिवार में भी एक होती हैं इस तरह से सफर करने वाले लोग हैं, फैमिली मेंबर्स में हैं, कि जो ही कोई व्यक्ति फिजिशियन द्वारा या अन्य किसी टेस्ट के द्वारा कैंसर, हार्ट डिजीज या किडनी की समस्या के साथ डायग्नोस किया जाता है, तो यह सूचना उसके लिए बड़ी शॉकिंग होती है। उसे कुछ सूझता नहीं है, थोड़े समय के अंदर ही बड़ा बेबस सा फील करने लगता है, और एक अजीब सी उदासी उसके अंदर छा जाती है। मैं इसलिए भी इस टॉपिक को लिया कि आज से करीब 18-20 वर्ष पहले, मुझे एक मिनट समय लूंगा, मेरी पीठ में एक सिस्ट था। मेरे बड़े भाई चूंकि डॉक्टर हैं, फिजिशियन, उन्होंने दिखाया, अपने एक फ्रेंड सर्जन को कहा कि इसको दिखा दो, और सिस्ट होता रहता है, कोई ऐसा नहीं है, ऑपरेट हो जाएगा। मैंने सर्जन को दिखाया मेडिकल कॉलेज के, और उन्होंने कहा कि इसको ऑपरेट कर देंगे, कुछ है नहीं, कोई आप घबराने की जैसी नहीं बात है। मैंने उसे 2 से 3 साल इग्नोर कर दिया। जब मैं उनको दिखाने ले गया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेट कर देते हैं। फिर दोबारा उन्होंने एक नर्सिंग होम में ऑपरेट कर दिया। ये बात मेरे फ्रेंड शायद कोई नहीं जानते हैं। और ऑपरेशन के दौरान उन्होंने जो बातचीत किया एनेस्थीसिस्ट से और या बाकी लोगों से, और भाई मेरे बाहर थे बैठे, उनको बुलाया और कहा कि इसकी बायोप्सी करवा दीजिए, बहुत हार्ड सिस्ट है, कुछ भी हो सकता है। फिर मैं थोड़ा सा उसी से थोड़ा बहुत सुन के घबराया, पर फिर भी मैं नॉर्मल था।
मेडिकल कॉलेज में मेरे भाई साहब का बैचमेट वहां पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जाके दे दिया और 1 हफ्ता उन्होंने नहीं रिपोर्ट दिया, 2 हफ्ता नहीं दिया। जब मैं रिपोर्ट लेने गया तो उन्होंने कहा कि तिवारी को भेजो, उनके बैचमेट थे, मैं उससे थोड़ा बात करूं। ये भी गए साथ में, मैं उनको बताया। मैं बाहर खड़ा रह गया और मैंने सिर्फ यही सुना कि उन्होंने ये कहा कि मैं मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहा हूं, डाउट कर रहा हूं, आप इसको जरा लखनऊ डॉक्टर मल्होत्रा की कोई लैब है वहां चेकअप करवा। आप लोगों को मैं अपनी फीलिंग अब कन्वे करता हूं और फिर आगे बात करता हूं। इतने पर ही बीइंग ए मैन ऑफ साइकोलॉजी सारा कुछ जैसे कि हवा में हो गया मेरा, जैसे कि जब पैर ही जमीन से खिसकने लगा। और मैं घर आया, वहां भेजा रिपोर्ट, वहां से रिपोर्ट आने में देर हुई और मैं इस बीच क्या किया वो आपको बताता हूं। मैंने, मेरे बच्चे छोटे थे, बहुत छोटे थे, देवर इन क्लास 6, 7, 8, 9 में के आसपास, और मैं सिर्फ अपना LIC कैलकुलेट करना शुरू किया कि कितनी एक्सीडेंटल हैं। मेरा अभी तो PF GPF ज्यादा बना भी नहीं है, मैं और क्या कर सकता हूं। जैसे कि और मेरी पत्नी से जब मैंने शेयर किया तो मुझसे बुरी हालत उसकी हुई। इन स्पाइट ऑफ ऑल द जिसको कहते हैं कि एश्योरेंसेस भाई साहब के द्वारा या उस सर्जन के द्वारा देने के बावजूद भी वो मेरे ड्रेसिंग करते थे और बार बार कहते थे, दबाते थे, कहते थे कि पता नहीं क्यों ऐसा है लेकिन हिलअप तो हो रहा है, हीलिंग हो रहा। आई वेंट टू PGI लखनऊ, और लखनऊ में बाय द वे मेरा एक मेरी भतीजी वहां उस समय साइंटिस्ट थी, उसने वहां के प्रोफेसर हेड से, कैंसर यूनिट के प्रोफेसर रस्तोगी बस है, उनसे मिली बिना किसी डेट के। उन्होंने खैर अपॉइंटमेंट दे दिया, हम लोग मिले, उन्होंने देखा ओखा और ये कहा कि ये बड़ा डाउटफुल है, 50% तो मैं भी डाउट करता हूँ, एक इसका दोबारा ये इसका ये बनना चाहिए और जांच होनी चाहिए ये वो। और ही स्टार्ट इज एश्योरिंग मी, कर ये पीठ का है, इसके होने में बढ़ने में 10 साल लग सकता है, मतलब बहुत कुछ। पर मेरी हालत 1 महीना, 1.25 महीना तक क्या रही मैं जानता हूं। और डेढ़ करीब ये सब होते 1 महीना 10 दिन हो गया, फिर रिपोर्ट आई वहां से जैसे तैसे, एंड इसमें ये हुआ कि नहीं, देयर इज नो मैलिग्नेंसी। तो जब मैं इसीलिए बात कर रहा, जब हमसे रामजी लाल सर ने यह बात कहा, इस तरह से इश्यूज पर सोचने को और सबके सामने बात रखने को, तो आई वॉज ईगर टू टेक दिस टॉपिक एंड टू गो थ्रू इट इन डिटेल। तो मैं इस वजह से भी इसको टेकअप किया और अब आगे आपको बताता हूं। कम से कम मैं जिस दौर से गुजरा, तो हम इस तरह की बातों अन्यों को, जो कि जिस दौर से मैं गुजरा, जो मेरी लाइफ 1-1.5 महीना रही, इससे बचा जा सकता था बहुत हद तक, या शायद मैं मैलिग्नेंट घोषित हो गया होता तो संभवतः मैं इसकी क्रॉनिक लेवल से होने वाली एडवर्सिटी को शायद पहले ही इनवाइट कर रहा था अपने मेंटल सेटअप की वजह से। तो हम इसको बीइंग अ मैन ऑफ साइकोलॉजी जहां भी हैं, हम ऐसे लोगों के लिए कुछ मददगार हो सकते हैं, इसीलिए हम इन इश्यूज पर आपसे बात करेंगे। तो अब ये सारा कुछ ठीक है, क्या जी उदासी छा जाती है, विवशता आ जाती है, किंतु इसके बावजूद भी हमारे पास बहुत से ऐसे रास्ते अभी भी शेष बचते हैं जिनके सहारे व्यक्ति इस दशा से उत्पन्न इमोशनल डिस्ट्रेस से बच सकता है। शायद हमें वह नहीं मिला, बच सकता है या कोप अप कर सकता है, साथ ही अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी प्रिजर्व कर सकता है, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। वास्तव में कुछ वर्षों पहले तक आप यदि देखिए
तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का विषय माना ही नहीं जाता था, क्योंकि तब ये देखा जाता था कि व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रहता है, या मतलब उसका सर्वाइव कितना है, या उसमें किसी बीमारी का लक्षण है या नहीं है। इस बात पर तो कोई विचार ही नहीं किया जाता था कि जो बीमारी है और जो उपचार चल रहा है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्वालिटी ऑफ लाइफ के अनेकों कंपोनेंट्स हैं, जैसे उसका फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल फंक्शनिंग का, साइकोलॉजिकल स्टेटस का, सोशल फंक्शनिंग का, और डिजीज या ट्रीटमेंट से रिलेटेड सिम्टोमोलॉजी का। तो इसलिए आज के समय में जो लोग क्रॉनिकली इल हैं, चाहे जिस भी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से सफर कर रहे हैं, वेदर इट कुड बी कैंसर, कार्डियक अरेस्ट, किडनी प्रॉब्लम या जो भी है, वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का असेसमेंट भी हम कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारे टेस्ट भी इस समय डेवलप हो चुके हैं। और तो वो अब क्वालिटी ऑफ लाइफ का असेसमेंट जो करते हैं, वो इस बात पर अधिक बल देते हैं कि डिजीज और ट्रीटमेंट किस लेवल तक उस व्यक्ति के रोजमर्रा की जीवन के क्रियाकलापों में इंटरफियरेंस पैदा करता है, जैसे सोने, खाने, काम पर जाने, या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने में। और इसके लिए वर्तमान समय में ऐसे अनेकों मेजर्स भी उपलब्ध हैं जिनसे क्वालिटी ऑफ लाइफ का इवैल्यूएशन किया जा सकता है। हजूडा का 2002 में आया था, लुजेंडॉन एटॉल्स के इस तरह की स्केल्स भी आई हुई हैं। तो चूंकि क्रॉनिक इलनेस या सीरियस हेल्थ इवेंट्स की दशा में क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड इश्यूज पर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और यहीं पर हमें कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को पिन पॉइंट कर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने अब जा रहा हूं। पहली बात की, द इमोशनल इफेक्ट ऑफ अ सीरियस इलनेस। क्या प्रभाव पड़ता है इस किसी भी गंभीर बीमारी का हमारे ऊपर, कैसे संवेगात्मक प्रभाव उसका क्या पड़ता है। आइए पहले ये देखते हैं कि सीरियस इलनेस का इमोशनल इफेक्ट उस व्यक्ति पर क्या पड़ता है। एक बात तो तय है कि सीरियस या क्रॉनिक इलनेस हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को बाधित करता है, डिसरप्ट करता है, चाहे वो कैंसर हो या हार्ट डिजीज हो, हार्ट अटैक हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, किडनी, लीवर, कोई भी प्रॉब्लम हो, या चाहे कोई डेबिलिटेटिंग इंजरी हो, कोई असक्त कर देने वाली बीमारी हो, बेड पर हमें हमेशा ही पड़ा रहना पड़े, इस लेवल की कोई बीमारी हो। सो क्रॉनिक डिजीज के डायग्नोसिस के तत्काल बाद से ही व्यक्ति बड़ी क्राइसिस की स्टेज में आ जाता है, और शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तीनों स्तर पर ही एक असंतुलन की स्थिति उसके अंदर पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि अब तक जिस तरह से वह जीवन की समस्याओं का समाधान करता था या करता आ रहा था, वह अब काम नहीं कर रहा है। That is habitual way of coping is not working properly at this very juncture of time. इससे पूरी लाइफ ही अपसेट हो जाती है। भय, चिंता इस स्तर तक बढ़ जाता है कि उसे कुछ भी सूझता नहीं है। I mean, that does not know how to deal with these situations. दुख, व्यथा, निराशा के कारण व्यक्ति का फ्यूचर बिल्कुल जड़ सा हो जाता है, और मानसिक आघात का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वह बिल्कुल नंब की कंडीशन में सुन्न सा हो जाता है, और विवशता की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि वह मानने लग जाता है कि इस स्थिति में तो वह कभी कोप भी नहीं कर पाएगा। सो परिणाम स्वरूप इस इमोशनल जो उथल पुथल है, जो इमोशनल अपहेवल की स्टेज है, वह इस कदर उसको कर देती है कि वो सही दिशा में कुछ भी सोच नहीं पाता, और परिणाम स्वरूप ढेर सारे मूड डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स उसके अंदर
शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स या एंग्जाइटी या डिप्रेशंस, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इस सब के बावजूद चाहे आपकी जो भी डायग्नोसिस हो, जैसा भी इमोशनल रिस्पांस हो, तो भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पावरलेस नहीं हैं, ये मैं मैसेज देना चाहता हूं। उस दशा में भी वो हमारा पेशेंट पावरलेस नहीं है। आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिनके साथ इस नई सिचुएशन में भी बेहतर ढंग से कोपिंग कर सकते हैं। अपने स्ट्रेस और मेंटल एंग्विश को, जो मानसिक पीड़ा है, उसको बहुत हद तक मैनेज या कंट्रोल किया जा सकता है। और इस तरह से इस चैलेंजिंग न्यू जर्नी को स्वयं आप नेविगेट कर सकते हैं। जो एक नया चैलेंज लाइफ में आया है, आप इसको स्वतः नेविगेट कर सकते हैं, अपने ढंग से चला सकते हैं एक लिमिट, एक स्तर तक। सो अब हम कुछ उन कॉमन इमोशनल रिस्पॉन्सेस की भी चर्चा करेंगे जो अमूमन क्रॉनिक इलनेस के पेशेंट्स एक्सप्रेस करते हैं। सो द कॉमन इमोशनल रिस्पॉन्सेस टू सीरियस इलनेसेस की दशा में, जो गंभीर बीमारी की दशा में जो होने वाली कुछ सामान्य प्रतिक्रियाएं, रिस्पॉन्सेस हैं। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले व्यक्ति एंगर और फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में आता है। जब आप क्रॉनिक इलनेस जो ही डायग्नोज होता है तो इलनेस के से तो पेशेंट स्ट्रगल कर रहा होता है, तो कुंठित होकर बार बार अपने आप से एक प्रश्न पूछता है, व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या यह समझने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ ऐसा बुरा किया है जिससे मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप यदि बहुत से लोग, आप लोग लर्न ऑप्टिमिज्म सेलिगमैन की पढ़े होंगे, तो उसने वो जो कहता है कि पेसिमिज्म या ऑप्टिमिज्म बहुत कुछ हमारे यहाँ के एक्सप्लेनेटरी स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। जब हम ऐसा एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं तो हम और पेसिमिस्टिक अप्रोच की ओर या पेसिमिज्म की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक दूसरी तरह का इमोशनल रिस्पांस होता है फेसिंग अप टू योर ओन मॉर्टेलिटी एंड द प्रोस्पेक्ट दैट द इलनेस कुड पोटेंशियली बिलीव थ्रेटनिंग। कितने दिन और जिंदगी हमारी रहेगी, या यह सोचना कि या ये डिजीज लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, या इस बीमारी से तो बचना ही मुश्किल है। एक तीसरी चीज रिस्पांस हो सकता है वरिंग अबाउट द फ्यूचर, जो एक बड़ा कॉमन रिस्पांस है। कैसे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे भी या नहीं होंगे, भविष्य की पूरी चिंता। कैसे ट्रीटमेंट का खर्च मीट आउट करेंगे, परिवार में बच्चों का क्या होगा, बीमारी बढ़ने पर हमारा पेन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, कैसे बेयर करेंगे, मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। इस तरह के थॉट्स और रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाते हैं। फिर स्वास्थ्य गिरने और बुढ़ापे का दुख अलग है। ग्रीविंग द लॉस ऑफ योर हेल्थ एंड द ओल्ड लाइफ। फीलिंग पावरलेस, जो मैं भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, होपलेस, आर अनेबल टू लुक बियॉन्ड द वर्स्ट सिनेरियो। बिल्कुल शक्तिहीन, विवशता की भावना का आना, अंततः क्या होगा, ऐसा सोच पाने में भी पूरी तरह से असमर्थता की स्थिति आती है। फिर कुछ रिग्रेट और गिल्ट अबाउट थिंग्स यू हैव डन दैट यू थिंक मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू योर इलनेस। ये फीलिंग भी अपने आप आती है, सेम फीलिंग आती है। अपराध बोध, एक तरह का पछतावा, मैंने कुछ बुरा किया है जिससे ऐसा हो रहा है। लज्जित महसूस करना कि मेरी वजह से घर परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं। टोटल पेसिमिस्टिक अप्रोच का बढ़ता जाना। फिर डिनायल दैट एनीथिंग इज रॉन्ग आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द डायग्नोसिस। एक ये भी एक स्थिति आती है, डायग्नोसिस को ही पूरी तरह से नकारना शुरू कर देना, कि वो, या उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, अरे वो बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही है। या अ सेंस ऑफ आइसोलेशन,
feeling cut off from friends and loved ones who cannot understand what you are going through. अब उनके बिल्कुल अकेलापन का एहसास होना, दोस्तों करीबियों से दूरी बनाते जाना, और जो ये मानना कि जो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्यों ऐसे होते जा रहे हैं। और फिर लॉस ऑफ सेल्फ, यू आर नो लॉन्गर यू बट रादर योर मेडिकल कंडीशन। स्वयं की पहचान का धीरे धीरे मिटता जाना या कमजोर होता जाना, और बार बार अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में ही सोचते रहना। अब ये तो कुछ कॉमन इमोशनल रिएक्शंस की बात मैंने आपसे की। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे इमोशनली रिएक्ट करते हैं और किस स्तर का साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और अनुभव आप करते हैं, या कई बातों पे निर्भर करता है। लेवल ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस किस लेवल का होगा, कितना आप ज्यादा बैडली अफेक्टेड होंगे, किस लेवल का होपलेसनेस हेल्पलेसनेस आप में बनेगी, यह आपके प्रोग्नोसिस ऑफ द मेडिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, आपकी एज पर, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स पर, और द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, अमाउंट ऑफ सपोर्ट यू हैव फ्रॉम योर लव्ड वंस, फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स। इस कई बातों से ये डिटरमिन होता है। तो आपकी जैसी भी स्थिति हो, एक बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस सिचुएशन में आप विभिन्न तरह के डिफिकल्ट इमोशंस की दौर से गुजरेंगे, और ऐसा स्वाभाविक भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं या बहुत क्रेजी हो रहे हैं, या आगे के लाइफ के चैलेंज को, चाहे वो हो या इमोशनल चैलेंजेस हो, आप सामना नहीं कर सकेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अब भी सक्षम हैं। कैसे सीरियस डायग्नोसिस को फेस करना है, थोड़ा हम आपको इस बारे में, इस पर भी अब चर्चा करेंगे। फेसिंग सीरियस डायग्नोसिस की दशा कि गंभीर बीमारी की पहचान और उससे आपका सामना कैसे आप हैं। ये सही बात है कि जब हमें लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस का पता चलता है, तो जैसे आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है, या यूं कहें कि आप क्राई कर सकते हैं, करीबियों के संपर्क में जाते हैं, या अपने ध्यान को बटाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, या कभी कभी ऐसा दिखावा भी करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या जिसे इधर की भाषा में बोलते हैं काठ मार जाना, बिल्कुल फ्रीज हो जाना, और आप ये सोच ही ना पाए कि अचानक ये क्या हो गया। पर बात बिल्कुल इसकी उलट भी हो सकती है कि आप एक्टिव हो जाएं। एक कंडीशन है जो मैंने आपको एक लेवल के लोगों को बारे में बताया, डिपेंडिंग ऑन देयर एज फैक्टर एंड देयर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है कि आप बहुत अधिक एक्टिवेट हो जाएं, अपने हेल्थ इश्यूज को चुनौती मानते हुए अपने प्रयास भी शुरू कर दें, और तो लेकिन ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी कम होती है। तो यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे टू रिस्पॉन्ड व्हेन यू आर डायग्नोस्ड एज ऑफ अ क्रॉनिक इलनेस। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि हम बहुत राइट या बहुत रॉन्ग रिस्पांस के रूप में माने, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, और इसलिए सीरियस डायग्नोसिस के बाद आपके साथ ऐसा ही आप फील करना चाहिए आपको, या ऐसा फील नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी भी मत सोचिए। इसलिए कि वी ऑल आर डिफरेंट टू ईच अदर, बल्कि आप अपने आप को पूरा समय दीजिए, इत्मीनान से विचार कीजिए, और इस नई परिस्थिति में कैसे अपने आप को व्यवस्थित करना है, इस पर विचार कीजिए। तो बहुत हद तक हम इसको एक लाइन पर अपने आप को ला सकते हैं।
तो जो पहला कदम है वह है अलाउ योर सेल्फ टू फील। थोड़े समय के लिए घटना आधारित इमोशंस, आप मतलब इमोशनल फीलिंग्स को जितना हो सके उसको फील कीजिए। थोड़े समय के लिए यदि घटना आधारित इमोशंस को के अनुभव को अवॉइड करना आपको बेहतर लग सकता है, जिसको कि फ्लाइट अप्रोच में हम लेते हैं, लेकिन आप उस पर अपना अटेंशन पे करें या न करें वह तो बना ही रहेगा, आप सोचें या चाहे न सोचें। इसलिए आप जितना ही अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करेंगे वो आपके स्ट्रेस को उतना ही बढ़ाएगा और रिकवरी में भी उतना ही डिले होगा। लेकिन जब आप अपने वास्तविक एक्चुअल इमोशंस को फील करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इंटेंस और डिस्टर्बिंग फीलिंग्स भी पास कर जाती हैं, कर जाएंगी, और डायग्नोसिस की इनिशियल न्यूज के बाद जो डिस्ट्रेस, जो व्यथा आप महसूस कर रहे थे वह धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी और आपकी लाइफ नॉर्मल पटरी पर बहुत हद तक आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात है, बी पेशेंट विद द पेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। उपचार और इसकी रिकवरी के दौरान घबराइए नहीं, धैर्य बना के रखिए। लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस की इनिशियल डायग्नोसिस के बाद तमाम और तरह के चेकअप होते हैं। टेस्ट के कारण मेडिकल टीम या फिजिशियंस के कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट तय करने में समय भी लग सकता है, एक्चुअल फाइंडिंग आने में समय लग सकता है, सेकेंड थर्ड लेवल का चेकअप हो सकता है। सो ऐसे में आपका एंग्जियस होना स्वाभाविक है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए जब तक कि क्लियर पिक्चर सामने ना आ जाए। बजाय ऐसा करने के कि बजाय आप धैर्य रखने के बजाय आप इंटरनेट पर और यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सी चीजें आप सर्च करना शुरू करते हैं, उस पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए और अक्सर आपको उसके उस माध्यम पे मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट सूचनाएं मिल सकती हैं और आपकी सोच को वो और अधिक वर्ष कर सकता है। लेकिन जब आपको बहुत सी जानकारियां नहीं होती हैं तो भी आप अपने को पूरा केयर कर सकते हैं, हेल्थ फूड लेकर उस दौरान एक्सरसाइजेस करके ठीक से सो के या और लोगों से मिलने जुलने से अपने रुचि के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और ऐसा करने से आप सेल्फ पावर और कॉन्फिडेंस को स्वाभाविक तरीके से गेन कर सकते हैं। बी ओपन टू चेंज। समय के अनुसार अपने को थोड़ा बदलने के लिए भी तैयार रहिए। तार्किक रूप से तो यदि हम देखें तो कोई भी व्यक्ति हार्ट अटैक होने के बाद, कैंसर के डायग्नोसिस के बाद इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में तो नहीं ही सोचेगा। टू बी वेरी फ्रैंकली, रेशनली इट इज करेक्ट, लेकिन ऐसा हो सकता है, इट कैन हैपन। ऐसा देखा गया कि बहुत से लोग जब लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस से डायग्नोज हो गए तो उनके सोचने के पर्सपेक्टिव में एक बदलाव आया और एंड दे स्टार्ट एडिंग मीनिंग एंड पर्पस टू देयर लाइफ। वहां से उन्होंने अपने लाइफ में एक अपने एक उसको और मीनिंगफुल बनाने का और तरीका शुरू किया। और एक मनोविज्ञान के स्टूडेंट के रूप में हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर या गिल्ट या नेगेटिव स्ट्रेस का भी कभी कभी पॉजिटिव इफेक्ट होता है, व्यक्ति बेहतर ट्रीटमेंट के प्रति मोटिवेट होता है। तो यदि आपने ऐसा भी सोचना शुरू किया तो कम से कम वह माइल्ड लेवल का स्ट्रेस आपको मोटिवेट करेगा और डार्केस्ट सिचुएशन में भी आप अपने को ऐसी दशा में, यदि बहुत डार्केस्ट सिचुएशन भी है तो आप अपने को कोप अप कर पाते हैं। सो अब मैं कुछ स्पेसिफिक टिप्स के बारे में, ये तो मैंने इतनी चर्चा की किस तरह के इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, किस तरह के इमोशन जनरेट होते हैं और क्या हम कंडीशंस ऐसे में फेस करते हैं। अब जो कुछ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं उन्हें हम कुछ टिप्स के रूप में आपके सामने अपनी बात को रखेंगे।
कुछ स्पेसिफिक टिप्स के बारे में जो सीरियस इलनेस की कंडीशन में बेहतर कोपिंग स्ट्रेटजीज के रूप में आसानी से जिन्हें हम प्रयुक्त कर सकते हैं। कोपिंग विद सीरियस इलनेस, टिप 1 है पहला कि रीच आउट फॉर सपोर्ट। दूसरों के सामने दूसरों का समर्थन लें या उनके साथ जुड़े, बजाय आइसोलेशन में रख देने के या कट ऑफ हो जाने से बेहतर है हम दूसरों के साथ जुड़ें। लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस की दशा में आप बिल्कुल अकेला हो सकते हैं या आपके अपने करीबियों से कट ऑफ हो सकते हैं। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि दूसरे आपकी फीलिंग्स को ठीक से समझ ही नहीं सकते हैं, या दूसरे करीबी लोग इस प्रकार पॉजिटिव अप्रोच शो कर रहे हैं कि आप अपनी रियल फीलिंग को उनके सामने ओपन ही नहीं कर पाते हैं। आप इस बात से चिंतित हो सकते हैं कि यदि आपने अपनी फीलिंग्स को उनके सामने एक्सप्रेस किया तो वो आपको अपने ऊपर एक बर्डन मानेंगे। जो भी सिचुएशन हो, दूसरे लोग आपके सामने बहुत पॉजिटिवली आप हर बात को रखते हैं, आप बिल्कुल नेगेटिव कंडीशन में आपकी सोच है। जो भी सिचुएशन हो, अब समय यह नहीं है कि आप पुनः अपने उस सेल में जाएं, रिट्रीट करें, क्योंकि जब आप किसी सीरियस मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं तो सोशल सपोर्ट का आपके मेंटल हेल्थ पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। यही नहीं बल्कि आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाने में वे लोग मदद कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत घर के काम में आपकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से लोगों से जुड़कर आप सोशल एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं, जिससे कि ट्रीटमेंट के दौरान आपका मूड और आउटलुक इंटैक्ट बना रहे। बहुत से रिसर्च स्टडीज की फाइंडिंग इस बात को स्पष्ट कर चुकी हैं कि कैंसर डायग्नोसिस हो जाने के बाद ऐसा देखा गया है कि अनमैरिड लोगों की तुलना में मैरिड लोगों का सर्वाइवल रेट अधिक होता है। ऐसा स्पाउस और बच्चों द्वारा मिले सपोर्ट के कारण ही होता है। हालांकि ऑफ कोर्स मेरा मतलब ये नहीं है कि ऑल नीड टू बी मैरिड और टू हैव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर दिस बेनिफिट ऑफ सोशल सपोर्ट, लेकिन सोशल सपोर्ट का एक ये रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स तमाम स्टडीज में क्लियर हो चुका है। अब मैं कुछ उन बातों को आपके समक्ष रखता हूं जो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है सोशल सपोर्ट बनाए रखने में। चूज द सपोर्ट दैट इज राइट फॉर यू। अब कैसा आप सपोर्ट लें? ऐसा नहीं कि जैसे आप दोस्त, कभी कभी आप देखते होंगे आप किसी मित्र के यहाँ जाते हैं किस परेशानी लेके, और वहां से बहुत संतुष्ट होके आते हैं, सेटिस्फाइड होके आते हैं, स्ट्रेस रिलीफ करके आते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं आपके परिचित लोग जो उसको एग्रीवेट कर देंगे, अरे बाप, तो पता नहीं, तो बड़ा मुश्किल है, अब तो बहुत कैसे होगा। तो आप कहते नहीं कि आप कहते वो दुबे चौबे गए थे, छब्बे बने दुबे होके आए, वो वही वाली हालत हो जाती है। तो आपको थोड़ा, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। चूज द सपोर्ट दैट इज राइट फॉर यू। उन्हीं सपोर्ट को लीजिए जो आप, उन्हीं लोगों के साथ जुड़िए जो आपके आत्मविश्वास के हों और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले हों। क्योंकि सीरियस डायग्नोसिस के बाद आप जिस के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी मेडिकल कंडीशन शेयर करते हैं, ये बहुत ही पर्सनल डिसीजंस होते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जिससे जो भी जिसने जो रियली आपके प्रति केयरफुल हैं, उसके सपोर्ट से आप कहीं वंचित ना हो जाएं। दूसरी बात, डू नॉट लेट वरीज अबाउट बीइंग अ बर्डन कीप यू फ्रॉम रीचिंग आउट। आप दूसरों पर बोझ हैं, ऐसी चिंताओं से बचिए। ऐसा सोच आपको दूसरों से और दूर ही करेगा। इवन आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तो आप खुद फैमिली मेंबर से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि दूसरे जो आपको केयर करते हैं आपके ट्रस्ट के कारण, ऐसा करके वो खुश होते हैं और आपको कमजोर या बर्डन नहीं मानते। इससे आपकी बॉन्ड और गहरा होता जाता है। Look for support from friends and loved ones who are good listeners.
एक बड़ी आवश्यक बात है। कम से कम जो सुने आपकी, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपके मित्र हो, करीबी हो, और आपकी बात को ध्यान पूर्वक सुने और फिर आपको बताएं कि आपको किस प्रकार से सोचना या फील करना चाहिए। कुछ हद तक कम से कम आपको तो सुने, आपके थर्सिस तो कर सकें। मेक फेस टू फेस मीट और गिव फेस टू फेस मीटिंग अ प्रायोरिटी। हमेशा मित्रों से व्यक्तिगत स्तर पर आमने सामने मिलिए। यह हमेशा ही अच्छा होता है कि मित्रों एवं करीबियों के साथ यदि आप नहीं भी मिलने की स्थिति में हैं तो कम से कम फोन, टेक्स्ट या सोशल मीडिया या फेसबुक द्वारा संपर्क में बने रह सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। फिर भी फेस टू फेस मिलना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस तो रिलीज होता ही है, आपका मूड और मोरल लेवल भी बूस्टअप हो जाता है। ज्वाइन ए सपोर्ट ग्रुप। आप एक ऐसे समर्थक ग्रुप के साथ जुड़िए, विशेषकर जो ऐसे ही सीरियस इलनेसेस के साथ गुजर रहे हो। आजकल फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत से आपको इस तरह के ग्रुप्स हैं जिनसे आप पूरी तरह परिचित हैं, लेकिन आप जुड़ सकते हैं। सो ऐसे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ने के बाद आप उनसे अच्छी अपनी बात करके उनके साथ अपने को सेफली शेयर कर सकते हैं। साथ ही उनसे कुछ विशेष टिप्स भी पा सकते हैं जो इसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। या ऐसे समूह की तलाश तब तक जारी रखिए जब तक आपको मिल न जाए। सीक आउट अ पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स। इसी से मिलता जुलता ये भी है। आपको इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च करेंगे तो पाएंगे कि ऐसे बहुत से डिजीज स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी डिजीज के साथ मैच करते हैं। कैंसर बेस्ड, हार्ट अटैक बेस्ड, किडनी प्रॉब्लम्स बेस्ड, इस तरह के डिफरेंट। और आप इनके साथ भी ऑनलाइन या वया टेलीफोन या इन पर्सन जुड़ सकते हैं और अपनी इलनेस से संबंधित फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पाकर उनका सपोर्ट भी पा सकते हैं। इसे थोड़ी हिम्मत आपको बोला उसको आपको 1 सेकेंड, जरा इसको 1 सेकेंड रख के करना। लेक्चर में 1 सेकंड एक सेकेंड बस। हेलो, हाँ हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, बिल्कुल ऑडिबल है। हाँ अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि मैं शायद मेरी आवाज नहीं आ नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऑडिबल है। फिर सीक आउट पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स जो मैंने आपको बताया अभी। और तो इससे जो सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा ना कि आपको भले ही तत्काल कोई ऐसा ग्रुप ना मिले, कोई बात नहीं, ये एक कठिन दौर का समय हो सकता है, लेकिन आपके इस प्रकार से लगे रहने और जुड़े रहने पर आपका अपना सोशल नेटवर्क को काफी हद तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं और उसमें अपने को लगाए रख सकते हैं। यदि आप मूवमेंट करने की स्थिति में नहीं है तो कम से कम आप अपने को, जो कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो आप सोशल नेटवर्क पे जुड़ के कम से कम उतने क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटा हो सकता है, आप इससे अपने को दूर रखें। दूसरा टिप है एक्सप्लोर योर इमोशंस। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने संवेगों और भावों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कीजिए। जब आप किसी क्रॉनिक या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का सामना कर रहे होते हैं तो ये भी स्वाभाविक है कि आप बहुत डर जाएं और भयभीत रहें।
बहुत से पेशेंट्स की तरह आप इमोशंस को अपने दबा देने, जिसको बॉटलिंग अप कहते हैं, के बारे में, या बहादुरी से सामना करने के बारे में, या पॉजिटिव अप्रोच अपनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। आप ऐसे में क्या करते हैं, यह बहुत सी बातों द्वारा निर्धारित होता है। फिर भी ईमानदारी से यदि आप अपने नेगेटिव इमोशंस जो बार बार आपके मन में आता है और जिससे आप इनफैक्ट बचना चाहते हैं, के बारे में भी सोचते हैं, तो विश्वास मानिए इससे भी आपकी रिकवरी में डिले नहीं होगा। आप आने दीजिए उन इमोशंस को भी, वेदर इट कुड बी नेगेटिव वन, बट लेट इट कम आउट, इसको आने दीजिए। बल्कि इसका अपोजिट इफेक्ट भी हो सकता है और इससे आपको रिकवरी में ही मदद मिलती है। कैंसर पेशेंट्स के कोपिंग स्टाइल के स्टडीज का एक रिव्यू 2002 में पब्लिश हुआ था, जिसमें पाया गया कि बीइंग चेयरफुल has little effect on the success of treatment or rate of recurrence. So वास्तव में जब आप अपने इमोशंस को बॉटलिंग अप कर देते हैं, दबा देते हैं, तो यह स्ट्रेस लेवल को घटाने की बजाय बढ़ा देता है और एंजाइटी पे, अमाउंट ऑफ पेन की जो फीलिंग है उसको भी एलिवेट करता है और पेशेंट एंजाइटी और डिप्रेशन पर अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। यह वास्तव में अपने फियर को फेस करने से रिफ्यूजल है, जो आप में होपलेसनेस और सैडनेस की फीलिंग को और अधिक बढ़ा सकता है। ऐसे सीरियस इलनेस की फीलिंग से उत्पन्न इमोशंस को बॉटलिंग करने के कारण ही ऐसा होता है। इसके बजाय मोस्ट पेनफुल या फेयरफुल इमोशंस को फेस करने से यदि आप फेस करते हैं तो स्ट्रेस और सफरिंग दोनों ही कम होता है और अधिक शांति भी मिलती है, शारीरिक फिजिकल एनर्जी मिलती है और रिकवरी भी फास्ट होती है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ विशेष बातें जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है इस एक्सप्लोरिंग इमोशंस में। लर्निंग टू फेस योर इमोशन, अपने इमोशंस को फेस करना भी कैसे करना है बचपन से। इसका रीजन मैं आपको बताऊं, बचपन से ही हम अपने इमोशंस को बॉटल अप करना हमें सिखाया जाता है। फियर, एंगर या ग्रीफ के अनप्लीजेंट इमोशंस हम या तो इंटरनलाइज कर लेते हैं और या इनअप्रोप्रिएटली एक्सप्लोड करते हैं, जो हमारी चाइल्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस का पार्ट होता है। और जब हम एडल्टहुड तक पहुंचते हैं तो कभी कभी इस बात में भी कठिनाई होती है कि वास्तव में हम क्या फील कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, इट इज नेवर टू लेट टू कनेक्ट योरसेल्फ विद योर इमोशंस। आप इसकी शुरुआत अपनी फीलिंग के साथ, अपनी बॉडी में होने वाले परिवर्तनों के साथ भी कर सकते हैं। और जब आपकी फीलिंग्स बिल्कुल फ्री हो, मुक्त होती हैं, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट इमोशंस क्विकली आते जाते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, यहां तक कि बहुत पेनफुल फीलिंग्स भी सबसाइड कर जाती है। सो यू शुड ऑलवेज अलाउ योरसेल्फ टू फील व्हाट यू फील। जो भी आप फील करते हैं, अच्छा या बुरा, इसको जरूर आने दीजिए, एक्सप्रेस होने दीजिए। टिप 3, मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना, हम इस बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। हम इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हम लोग जान गए रहे हैं इसको, थोड़ा आप सभी हमसे भी ज्यादा जानते हैं। थोड़ी बहुत इस बारे में मैं बात करूंगा आपसे। स्ट्रेस बहुत से तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है, बढ़ाता भी है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, gastrointestinal disorders, chronic pain, post-operative and wound healing, some side effects of cancer and cancer treatment। दुनिया भर के पार्ट से जो है वो इस स्ट्रेस के पार्ट से जुड़े हुए हैं।
इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को टाइम टू टाइम अपनाकर इन हेल्थ इश्यूज को मैनेज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको हार्ट अटैक हुआ थोड़ी देर के लिए, या हार्ट की सर्जरी हुई है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा आप कार्डियक रिहैबिलिटेशन को आसानी से और बेहतर कर सकते हैं, या इसे किया जा सकता है। यही नहीं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली जो मेडिसिन के अमाउंट्स को या उसके पावर को भी कम किया जा सकता है थ्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसी प्रकार से यदि आप कैंसर डायग्नोज्ड हो तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा एंजाइटी, फटीग लेवल, स्लीप डिस्टर्बेंसेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके माइंड या मोरल लेवल को आपके बूस्ट किया जा सकता है। सो अब हम कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेस मैनेजमेंट की टिप्स के बारे में आपसे बात करते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस को के डायग्नोसिस के बाद आपके ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को इंप्रूव कर सकता है। बहुत ब्रीफ में बात करते हैं। टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस जो आपके विश्वास पात्र हैं, आप उनके साथ बातें करिए, जुड़िए। एक बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं, किसी मित्र या करीबी व्यक्ति के साथ फेस टू फेस चैटिंग करने से बेहतर स्ट्रेस रिलीज करने का कोई और उपाय हो ही नहीं सकता है, ये मेरा अपना मानना है। इसलिए अन्य लोगों के साथ सोशल रिलेशनशिप हमेशा बनाए रखिए। दूसरी बात, एडॉप्ट रिलैक्सेशन प्रैक्टिस। बहुत सारी रिलैक्सेशन की प्रैक्टिसेस इस समय, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बाजार में आ गई हैं, पर हैं जिसको कि अपनाया जा सकता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिसेस करना, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जैकोब्सन की एक बड़ी पॉपुलर टेक्निक है जो पूरी बॉडी को और आपके फेस के तमाम पार्ट्स को जो इसमें इन्वॉल्व है, या डीप ब्रीदिंग है। आपका इससे ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है। तो कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक आप कुछ ना करें, आप फिजिकल एक्सरसाइज ही करें, योगा करें। आपको कुछ भी ये नहीं हो आता तो आप बचपन में जो स्कूल्स में हमको पीटी कराई जाती थी, अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन योर एज एंड योर फिजिकल एबिलिटी, आप उसी को अडॉप्ट कीजिए, दैट इज क्वाइट एनफ। वॉक करिए, जो भी करें, पर कुछ करें। गेट एनफ स्लीप, पर्याप्त नींद लें। यदि नींद पूरी नहीं होती है तो यह स्ट्रेस लेवल को ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है। जैसे भी हो, यदि आप स्ट्रेस से गुजर रहे हो तो अच्छी नींद आना मुश्किल हो जाता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों के साथ थोड़ा जुड़ के गपशप करें, फेस टू फेस मिलें, और थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइजेस करें। बी एज एक्टिव एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो सकता है आपका फिजिक आपको अलाउ करता है, आप एक्टिव बने रहिए। मैं आपको ओवर एक्टिव होने के लिए बिल्कुल नहीं सजेस्ट करता। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम और हार्ट अटैक्स और द bypass surgery, yes, there are limitations, but within the limitations you can do something. So टेंशन को बर्नआउट करने के लिए और स्ट्रेस से मुक्ति पाने का एक्सरसाइज एक उत्तम और सबसे प्रभावशाली तरीका है। इसे आप दिन भर रिलैक्स और पॉजिटिव बने रहते हैं। यहाँ तक कि यदि आपकी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप बहुत मोबिलिटी भी कर सकें, तो भी आप कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं और अपने को एक्टिव बना रख सकते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। टिप 4, चौथा, परस्यू एक्टिविटीज दैट ब्रिंग यू मीनिंग एंड जॉय। परस्यू एक्टिविटीज दैट ब्रिंग यू मीनिंग एंड जॉय, ऐसे कार्य करें जो अर्थपूर्ण हो, आपके जीवन में खुशियां लाएं। एक बात आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए इस पॉइंट पर, कि चाहे जैसी भी मेडिकल कंडीशन हो आपकी, आप फेस कर रहे हो, इससे यह पता नहीं लगता कि एक व्यक्ति के रूप में आप कैसे आदमी हैं, लेकिन उन क्रियाकलापों के करने से जो बहुत मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो और आपके जीवन में खुशियां भरने वाली हो, ऐसा कर आप पुनः अपने को लोगों के बीच में पुनर्स्थापित कर सकते हैं, और यह संदेश भी उनके बीच दे सकते हैं कि अभी भी आपकी पहचान इन्हीं
विशिष्टताओं से है, ना कि आपके क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन से, इलनेस से या इंजरी से है। चूंकि हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए जीवन को मीनिंगफुल और जॉयफुल बनाने के हमारे तरीके भी भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यदि आप अपनी प्रेजेंट मेडिकल कंडीशन की वजह से पहले वाली कुछ एक्टिविटीज करने में असमर्थ हैं, जिनसे यदि हैं जिनसे पहले आपको खुशी मिलती थी, तो अब भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नई एक्टिविटीज को भी अपनाकर इससे आप अपनी लाइफ को एक स्पेसिफिक नरिशमेंट दे सकते हैं, या एक स्पेसिफिक नरिशमेंट आपकी लाइफ को मिलता रहेगा। अब आप जो कुछ कर सकते हैं, इनमें से कुछ बातों का मैं आपके सामने रख रहा हूं। पिक अप ए लॉन्ग नेग्लेक्टेड हॉबी और ट्राई अ न्यू हॉबी। आप बहुत सी की आपके हॉबीज पहले शौक हो सकते हैं जिन्हें आपने छोड़ दिया है, आप उनको पुनः शुरू करें या किसी नए शौक को अपनाएं जो आप से हो सकता है। जैसे किसी नए कोर्स को या क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आप अपने शौक को भी पूरा कर सकेंगे और आपका सोशल नेटवर्क भी बढ़ेगा। लर्न समथिंग न्यू, कुछ नई चीजें आप सीखने के बारे में भी सोचिए। किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, कोई नई फॉरेन लैंग्वेज सीखना जहां तक पॉसिबल है, या कोई नया स्पोर्ट्स या गेम, इंडोर हो सकता है, आउटडोर हो सकता है, आप इसको अपना सकते हैं। स्पेंड टाइम इन नेचर, इसको भी बहुत अच्छा माना जाता है आजकल कि आप प्रकृति के साथ थोड़ा जुड़िए, समय बिताइए, गार्डनिंग करिए, अपने कोर्टयार्ड में थोड़ा समय दीजिए, गमलों पौधों की वाटरिंग करें, थोड़ा निकाई गुड़ाई करें, फिशिंग करें। विदेशों में लोग फिशिंग वगैरह को बड़ा महत्व देते हैं। वॉक करें या अपने पेट के साथ टहलें, कुत्ता वगैरह हो घर में या कोई पेट हो तो आप उसके साथ बिठा सकते हैं। गेट इन्वॉल्व इन योर कम्युनिटी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ अपने को जुड़े रखना, ये लार्जर ग्रुप आपको कम समय में ही मिल जाता है। लोकल इवेंट्स यदि किसी तरह की हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। वॉलंटियरली आप अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज एक्सटेंड कर सकते हैं, या आप जहां भी जरूरत समझते हैं आप वहां जा सकते हैं। एंजॉय द आर्ट्स, आप थोड़ा बहुत म्यूजियम वगैरह विजिट कर सकते हैं। कोई संगीत समारोह वगैरह जो है, कभी सम्मेलन वगैरह, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। नॉवेल मैगजीन के सब्सक्राइबर बन सकते हैं, या पेंटिंग या फोटोग्राफी वगैरह में यदि आपकी थोड़ी भी रुचि है तो आप उस तरह का क्लब ज्वाइन कर सकते हैं या घर में शुरू कर सकते हैं। राइट योर मेमोरीज, बहुत से लोगों की हॉबी होती भी है। आप अपने डे टू डे डेली डायरी को मेंटेन कर सकते हैं, डेली ब्लॉग लिख सकते हैं, या आप अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। पांचवी और टिप्स मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूं, ये डील विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये बहुत कॉमन है कि जो भी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस या क्रॉनिक इलनेसेस से सफर कर रहा होता है, ये मोस्ट कॉमन है ये दो चीजें, दो सिम्टम्स आना। हाउ टू डील विद दिस एंजाइटी लेवल एंड द डिप्रेशन। इट इज बट नेचुरल कि जब आपको कोई सीरियस इलनेस होगी तो आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित होंगे, दुखी रहेंगे, और अपनी मेडिकल कंडीशन के कारण आपके सपने बड़े टूटेंगे और आप बहुत निराशा की स्थिति में जाएंगे। साथ ही भविष्य और ट्रीटमेंट को लेकर निरंतर चिंतित भी रहेंगे। ऐसा होना भी स्वाभाविक है, लेकिन यदि इस प्रकार की चिंता लंबे समय तक बनी रही तो दिन प्रतिदिन के जीवन में ढेरों बाधाएं उत्पन्न होंगी और अंततः आप एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार होंगे। वैसे भी सीरियस इलनेस की दिशा में देखा गया है कि व्यक्ति में मूड डिसऑर्डर्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन का आ जाना कॉमन सी बात है। ये सब मिलकर एक विशेष सर्किल बना देते हैं आपके अंदर। आपकी बीमारी एंजाइटी और डिप्रेशन को उत्पन्न करती है और यह आपके ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करता है, और फिर आपके ट्रीटमेंट
प्रोस्पेक्ट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और फाइनली आपके मूड डिसऑर्डर को और भी गंभीर बना देता है, वर्स कर देता है। सो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय आप अपना सकते हैं और अपने एंजाइटी और डिप्रेशन को कुछ हद तक या बहुत हद तक कोप अप कर सकते हैं। जैसे इज अप ऑन द वरी, चिंता के समय थोड़ा सहज बनिए। मैंने शुरू में थोड़ा जिक्र किया भी है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो चिंतित होते हैं, लेकिन यदि आप अपनी चिंता को कॉन्स्टेंटली ओवर एस्टिमेट करते हैं यदि, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आपकी स्थिति बद से बदतर होने वाली है। यही समय है जब आपको कुछ अलग करना है। आप अपने एंजाइटी थॉट्स को चेंज करने के लिए नए स्टेप्स ले सकते हैं। इसका सही तरीका यह है कि सबसे पहले आप सॉल्वेबल और कुछ अनसॉल्वेबल वरीज के बीच में भेद कीजिए, अंतर कीजिए। कौन कौन सी चिंताएं जिनको जो आपके बस में है, जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, और कौन सी हैं जो बिल्कुल अनसॉल्वेबल है, जो जिनमें आपका कोई रोल ही नहीं है। इनके बीच अंतर कीजिए, तब अपनी सिचुएशन पर एक बैलेंस्ड अप्रोच विकसित कीजिए। टू व्हाट एक्सटेंट शुड आई गो, एंड कौन से और हैं स्थितियां हैं जहां क्या दैट इज बियॉन्ड टू यू। दूसरी बात है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान हमेशा रखिए। ऐसा करने के लिए दूसरों पर भी विश्वास करना सीखिए। प्रतिदिन एक्सरसाइज कीजिए, पौष्टिक भोजन लीजिए, पर्याप्त सोइए। ऐसे प्रूव्ड तरीके हैं ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी सिम्टम्स को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तीसरी बात, कट डाउन शुगर इन योर डाइट। अपने नियमित भोजन में थोड़ा शुगर कंटेंट को भी कंट्रोल कीजिए। ऐसा देखा गया है कि इसके कंट्रोल करने से भी आपके एंजाइटी डिप्रेशन का लेवल थोड़ा घटता है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह का इंटेक कम कर दीजिए, स्वीट्स और सुगरी स्नैक्स वगैरह को लेना बंद कर दीजिए अपनी डाइट में कम करके। आई मीन यू विल फील लेस एंक्सियस एंड अवॉइड द मूड क्रैशेस, जिसके कारण यूजुअली शुगर लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि जब इस लेवल के एंजाइटी टेंशन से आप गुजरते हैं तो इट इज बट नेचुरल की ब्लड प्रेशर और शुगर तो आ ही जाता है। बी स्मार्ट अबाउट कैफीन, अल्कोहल एंड निकोटिन। आप इनका भी सेवन कम कीजिए। कैफीन, चाय, कॉफी, अल्कोहल या सिगरेट वगैरह की स्मोकिंग वगैरह चीजों में कमी लाइए। इनके सेवन की मात्रा को आप यदि कम करते हैं तो एंजाइटी का स्तर को भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसी प्रकार अल्कोहल इंटेक भी एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षणों को बढ़ा देता है। शुरू में तो लगता है कि आपको थोड़ी देर के लिए ये बूस्ट करता है या स्टिमुलेट करता है, पर लॉन्ग रन में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसी प्रकार से सिगरेट का भी अत्यधिक सेवन आप यदि करते हैं तो स्ट्रेस लेवल को घटाने के बजाय ये बढ़ाता है। अब मैं पेशेंट एक विशेष मनस्थिति की पेशेंट्स की एक विशेष मनस्थिति की जो मूड सेटअप है उसकी चर्चा आपसे करूंगा। दैट इज काउंटरिंग योर व्हाट इफ। एक स्पेसिफिक स्थिति होती है इन पेशेंट्स की, इन लोगों की, जब वो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस के दौर से गुजरते हैं। तो सीरियस इलनेस जो की कंडीशन में पेशेंट एक विशेष मनस्थिति के दौर से गुजरता है और अपने आप से एक प्रश्न करता है, दैट इज व्हाट इफ द ट्रीटमेंट डज नॉट वर्क। ये बड़ा कॉमन है। क्या मेरा होगा, मेरा क्या होगा यदि ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हुआ तो, या मैं दवाओं के साइड इफेक्ट से कोप अप नहीं कर पाऊंगा तब। विशेषकर कैंसर के केस में ऐसा बहुत देखा गया है। या अब समय आ गया है कि अपने परिवार एवं करीबियों को हम गुड बाय कहें, करने का समय है, अब तो बड़ा मुश्किल है बचना, इस तरह की फीलिंग। सो ये जो व्हाट इफ की फीलिंग है लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस की कंडीशन में जो सफर करने वाले पेशेंट के मन में आता है, जैसा विचार किसी समय मन मस्तिष्क में नहीं आया हो या आप किसी के अंदर नहीं आ रहा हो जिसे सफर कर रहा है, ऐसा
मानना बहुत कठिन है। सभी के अंदर किसी न किसी समय ये विचार आता है क्रॉनिक इलनेस से सफर करने वाले पेशेंट्स में। तो हम इसको मानते हैं, इट इज ऑब्वियस, ये आना ही आना है, क्योंकि जब आप एक अनसर्टेनिटी की स्थिति में अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं तो इस तरह के अनेकों एंक्सियस थॉट्स से आप पजल्ड होते ही रहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनसे आप अपनी चिंताओं को एक बैलेंस्ड और जिसको कहते हैं कि शांति की स्थिति में ला सकते हैं, या एक बैलेंस्ड व्यू टुवर्ड्स योर इलनेस विकसित कर सकते हैं। इसमें से कुछ तरीके हैं, जैसे टेल समवन व्हाट यू आर थिंकिंग। कम से कम आप जो सोचते हैं अपने अंदर, मैंने शुरू में भी कहा, वेदर इट कुड बी पॉजिटिव इट कुड बी नेगेटिव, आप कहिए लोगों से, आपको आप जो सोचते हैं किसी के साथ शेयर कीजिए, खास करके उसके साथ जरूर कीजिए जो आपकी कॉन्फिडेंस का हो, एग्रीवेट करने वाला ना हो। थोड़ा सा बात का बस ध्यान रखिए। तो दूसरों के साथ आपका व्हाट इफ जो पर्सपेक्टिव है, इसको शेयर करना बहुत मददगार होगा। और यदि आपका फियर अनुचित है, अनवारंटेड है, तो दूसरों के आगे एक्सप्रेस कर देने से आप स्वयं भी जान लेते हैं कि यह बेकार की चिंता है, इट इज अनहेल्पफुल। तो आपके लिए उससे बचना, उससे निकल जाना बाहर आसान हो जाता है। दूसरी बात है चैलेंज द नेगेटिव थॉट्स। आप अपने नेगेटिव थॉट्स को, आज की हमारी बहुत सारी थेरेपी जो है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और भी इस बात पे बहुत बल भी देती हैं कि नेगेटिव थॉट्स हमारे बहुत सारे, चाहे वो रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हो, नेगेटिव थॉट्स हमारे बहुत सारे परेशानियों की जड़ हैं। तो इनको आप जो जितने भी नकारात्मक थॉट्स हैं, इनको चैलेंज करना भी सीखिए। इससे क्या होगा कि आप अपनी इलनेस से संबंधित थॉट्स को अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में देखेंगे, पहली बात, और उसे सही फैक्ट नहीं मान लेंगे। जब आप ऑब्जेक्टिव तरीके से उस पर विचार करेंगे तो, एंड देयरफॉर पॉजिटिव शिफ्ट विल अकर इन योर माइंडसेट। तो जो आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होके और एक पॉजिटिव थॉट आएगा। से कहते हैं कि यू शुड नॉट हैव ऑलवेज द एलिफेंट माइंडसेट। हाथी वाला माइंडसेट जो है वो बदलता जल्दी नहीं है, इसलिए आप उससे चेंज होंगे। लेकिन ध्यान रहे एक बात का, चैलेंजिंग थॉट्स टेक्स अ लिटिल मोर एफर्ट देन जस्ट ट्राइंग टू थिंक पॉजिटिवली। थोड़ा इसमें वक्त लगेगा इस थॉट्स को चैलेंज करने में और इनकी जगह पे पॉजिटिव थॉट्स को रिप्लेस करने में, इसलिए हैव अ पेशेंस। तीसरी बात, एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता को भी स्वीकारिए। इट इज इन अदर वर्ड, आप कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स इट इज टॉलरेटिंग अनसर्टेनिटी। जो भी हो रहा है उसके साथ अडेप्ट करना, भले ही हमें यह पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। इससे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अपने वर्तमान में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं आप उनका आनंद उठा सकेंगे। नहीं तो जिस लेवल का प्लेजर आप लेने की, जिस लेवल का रिक्रिएशन आप अटेंड करने की स्थिति में आप उससे भी वंचित होते जाते हैं। नाउ कम टू द हाउ टू हेल्प समवन कोप विद अ सीरियस इलनेस। आप कैसे एक मदद कर सकते हैं जो सीरियस इलनेस की कंडीशन में, दौर में है। सो सीरियस इलनेस के पेशेंट को आप किस प्रकार से मदद करेंगे, अब थोड़ी चर्चा हम इस बात पर भी करते हैं। जब कोई व्यक्ति लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से सफर कर रहा हो और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो एक बड़ी समस्या यह सामने आती है कि उससे कैसे बात की जाए, क्या बात की जाए, क्या कहें, किस प्रकार से उसकी मदद करें। संकोच सा लगता है टू से एंड व्हाट टू डू। क्या कहना उचित होगा उसके साथ, क्या उसके साथ किस रूप में मदद करना उचित होगा। आप एक एप्रीहेंशन में होते हैं कि कहीं बुरा न मान जाए, कुछ इसका एडवर्स इफेक्ट न पड़ जाए, क्योंकि संभव है आपका प्रिय साथी या जो भी सदस्य है वो पेनफुल इमोशन से भरा हुआ हो, तो कुछ भी रिएक्ट
या रिएक्शन कर सकता है। सो फॉलोइंग टिप्स कैन हेल्प द बेस्ट सपोर्ट फ्रॉम यू टू योर डियर वन। मैं ये जो कुछ टिप्स की मैं बात कर रहा हूं, ये आपको अपने करीबी को सपोर्ट करने का बेस्ट तरीका हो सकता है। ऑफर योर सपोर्ट, आप स्वयं अपना सपोर्ट उसको ऑफर कीजिए। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि आपका मित्र आपसे सपोर्ट मांगने के प्रति बहुत रिलक्टेंट होता है, खुद ही वो हेजिटेंट होता है, लेकिन आपके सपोर्ट से उसकी रिकवरी में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है। इसलिए आप किसी स्पेसिफिक टास्क से संबंधित ऑफर दे सकते हैं उसके सामने। कुछ भी नहीं तो ट्रीटमेंट के दौरान उसके साथ आप सिंपली बैठ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी का पेशेंट के साथ प्रेजेंट रहना ही बहुत लाभदायक या महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस रूप में ही अपना सपोर्ट दे सकते हैं उसको। तो आप स्वयं ऑफर करिए। लिसन, सुनना। कभी कभी जब आप किसी सीरियस इलनेस के वाले पेशेंट के पास होते हैं तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कि क्या कहें, क्या बात करें। ऐसे में पेशेंट को सुनना कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। बगैर उनको जज किए उन्हें पूरी तरह से सुनिए। आप मत जज करिए वो इस तरह का है, ऐसा कह रहा है, वैसा कर रहा है। दैट इज नॉट योर ड्यूटी। यू जस्ट लिसन हिम। उनके अनुभवों को व्यक्त होने दीजिए, करने दीजिए, कैथारसिस करने दीजिए। आपको कतई उन्हें एडवाइस नहीं करनी है, उन्हें एक्सप्रेस होने देना है कि उन्हें कैसे फील करना चाहिए। ये सब आपको बिल्कुल नहीं बताना है, कैसे सोचना चाहिए। और नहीं हर बार उसके सिचुएशन को पॉजिटिव अप्रोच के चाशनी में आपको प्रस्तुत भी नहीं करना चाहिए। करे सब ठीक हो जाएगा, हम शाहरुख खान की तरह हम है ना, सब नहीं हो जाएगा ठीक। आप थोड़ा उसको वास्तविक स्थिति के करीब पे रख सकते हैं। वो जो कहता है उसको सुनिए पूरी तरह से। हमेशा पॉजिटिव अप्रोच में ही मत डालिए, अपनी बात को करके न प्रेजेंट कीजिए। मतलब साफ है, जबरदस्ती पॉजिटिव बनने की कोशिश मत कीजिए। तीसरी बात है, एजुकेट योरसेल्फ अबाउट द इलनेस बट डू नॉट गिव एडवाइस अनलेस यू आर आस्क्ड। आप अपने उस डियर वन, नियर वन, लव्ड वन जो भी है फ्रेंड, आप उसके बीमारी से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न माध्यमों से अवश्य कीजिए, परंतु जब तक पेशेंट आपसे एडवाइस ना मांगे अपनी तरफ से ऐसा ना कीजिए। ये खाओ, वो खाओ, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, फलाना में ये है, आयुर्वेद है, एलोपैथी छोड़ो आयुर्वेद में आओ, आयुर्वेद छोड़ो होम्योपैथ में आओ, होम्योपैथ छोड़ो यूनानी में आओ। नो, आप चलने दीजिए जो उसका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है। नेवर फील देम व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड नॉट डू। आप उसको कभी ऐसा मत कीजिए। कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट का डिसीजन हमेशा आपके पेशेंट का होना चाहिए, उसी का होगा। आप सिर्फ सपोर्टिव बने रहिए, भले ही आप उनके कुछ डिसीजंस के साथ डिसएग्री कर रहे हो तो भी। नेक्स्ट, स्टे कनेक्टेड। अपने पेशेंट के साथ सदैव जुड़े रहिए। कुछ इलनेस में लंबा ट्रीटमेंट चल सकता है, इसलिए आप सिर्फ डायग्नोसिस के वक्त ही उनके साथ मत रहिए, बल्कि ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद भी आपके सपोर्ट की उनको बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप उनके सपोर्ट के लिए हमेशा उपलब्ध रहिए। लास्ट में मैं कुछ बात आपके साथ करूंगा। सो टॉकिंग टू समवन विद अ सीरियस इलनेस, क्या बातें जिसकी मैं अभी जिक्र आपसे कर रहा था, थोड़ा मेरा अंतिम पार्ट है ये कि टॉकिंग टू समवन विद अ सीरियस, जो लोग बहुत सीरियस इलनेस से सफर कर रहे हैं, आपको बातें क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स। सो अंत में कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में मैं आपको सजग करना चाहता हूं। जब आप ऐसे पेशेंट से बातचीत करें तो निश्चित तौर पर कुछ सावधानियां बरतें। नाउ व्हाट आर द डूज, क्या आपको करना है। अपने नियर वन एवं डियर वन को यह स्पष्ट बता दीजिए कि वह जब भी आपसे बातचीत करना चाहे आप उपलब्ध रहेंगे।
साफ साफ। दूसरी बात, यदि आपको इसमें परेशानी हो रही है, जाहिर सी बात है आप हमेशा उपलब्ध नहीं है, तो कहने के लिए मत कह दीजिए। यदि आपको परेशानी हो रही है तो इसको स्वीकार कीजिए। दिखावा करने से अच्छा है ईमानदारी से सही बात बता। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ऑनेस्ट देन टू प्रिटेंड। तीसरी बात, यदि आपको कुछ भी कहने में बहुत मुश्किल आ रहा हो तो याद रखिए, वार्म हग और टेंडर टच कैन से अ लॉट देन योर वर्ड्स। आप उसके थोड़ा कंधे पे हाथ रखते हैं, उसको गले थोड़ा लगाते हैं, जैसी कंडीशन है, तो बहुत बड़ा मैसेज आप दे देते हैं कुछ कहने के बजाय। चौथी बात, यदि आप स्वयं उस तक नहीं जा पा रहे हो, किसी वजह से फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं, उस फेस टू फेस नहीं हो पा रहे हैं, तो टेलीफोन कॉल आप कर सकते हैं, टेक्स्ट द्वारा या कोई कार्ड भेजकर उसे एहसास करा सकते हैं कि आप निरंतर उसे या उसके बारे में सोचते रहते हैं। आप उसके संपर्क, आप उससे आप उसको लेकर हैं चिंतित, आप उसको हमेशा अपने करीब रखते हैं। और जहां तक हो सके अपने संबंधों को नॉर्मल रखिए। इससे आप दोनों जब भी चाहेंगे तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक के माहौल, लाइट मूड में भी आप आ सकते हैं। कभी थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर सकते हैं, जैसी चीजें कर सकते हैं, आपस में टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल बना के रखिए बजाय फॉर्मल रिलेशनशिप्स के। नाउ देयर आर सर्टेन डोंट्स, क्या नहीं करना है। कभी नहीं कहिए कि हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे, या डू नॉट कंपेयर दिस सिचुएशन विद अदर्स। आप अपने पेशेंट के सिचुएशन को दूसरों के साथ कंपेयर कभी मत करिए। ऑल आर यूनिक, ऑल केसेस आर यूनिक। तो आप कभी भी इस तरह का कंपैरिजन नहीं करिए, उसको हॉट वाटर में मत डालिए। आपका काम उसको उस हॉट वाटर से बाहर निकालने का है, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर जेस्चर्स, पोस्चर्स। दूसरी बात, ये भी नहीं कहिए कि एवरीथिंग विल बी फाइन। सदैव ऐसा नहीं होता, नहीं, ये बात हमेशा काम करती है। ये बातें बहुत बार कही जा चुकी होती हैं औरों के द्वारा भी। फिर भी ऐसी स्थिति में पेशेंट को अपनी चैलेंजिंग सिचुएशन के बारे में बात करना कठिन हो जाता है, तो आप सामान्य सा एक्सप्रेशन अपना बिल्कुल करिए। तीसरी बात, उसे ऐसा भी नहीं कहिए कि तुम्हें हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। स्टे पॉजिटिव, एक्सप्रेस हाउ ही रियली फील। आप उसको एनकरेज करिएगा, अच्छा तो कैसा फील करते हो, अच्छा वो अपनी बात कहे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। और अंतिम बात, यदि पेशेंट किसी तरह से आपसे बात नहीं करता या नहीं मिलता या नहीं मिलना चाहता है किसी वजह से, तो इसे पर्सनली मत लीजिए, इसे पर्सनल लेवल पे मत लीजिए। हो सकता है वह किसी वजह से बहुत अपसेट हो, या किसी वजह से उस वक्त बात करने के मूड में ना हो। सो डोंट टेक इट सीरियसली, और पता चले कि आप उसके बाद आप उससे अपनी दूरी बना लिया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर आप सभी ने जो पेशेंस दिखाया सुनने में, इस सबके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग, मैंने बहुत ज्यादा समय लिया मुझे लगता है। सो आप लोग यदि किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो सर, या कोई सजेशन हो, आप इसको आप अपनी बात से रख सकते हैं, और यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Dr. Tiwari. Now, open for discussion. मुझे लगता है कि लोग थोड़ा कुछ बड़ा हो क्वेरी गया। कर सकते हो तो स्वागत है। कोई बात नहीं, बड़ा छोटा। थैंक यू डॉक्टर लाल। तथ्यों को रखना जो एक बड़ा ही कम्प्रिहेंसिव, काफी लंबे समय तक चला ये डिस्कशन। 1-2 मिनट में कुछ बातें साथ में जोड़ूं। सर बात वहीं से शुरू करूं जहां आपने किया था, और वहीं से शुरू करने का मतलब नहीं कि
उतना ही लंबा मैं भी कुछ कहूँ। नहीं बिल्कुल। ये स्ट्रेस, इलनेस और मैनेजमेंट एक अजीब सी स्थिति यह है कि स्ट्रेस के कारण इलनेस हो रहा है, स्पेशली ऑटो इम्यून डिजीज। सर आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि कैंसर होना ना होना, और आपने रिसर्चेज ताज़ा तरीन कोट किए थे। एक रिसर्च जो कि लॉन्गिट्यूडनल था वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये 1980s का था। जॉन हॉपकिंस मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो नए स्टूडेंट्स एडमिट हुए थे एमबीबीएस के लिए, उनका स्ट्रेस टेस्ट किया गया था और उसको अगले लगभग 30 साल या उससे ज़्यादा समय तक फॉलो अप किया गया कि इन में जो हाई स्ट्रेस वाले लोग थे, जो लो स्ट्रेस वाले लोग हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं आगे। तो जो हाई स्ट्रेस ग्रुप था, जो डॉक्टर्स एडमिट हुए थे एडमिशन के समय में हाई स्ट्रेस में थे, आगे चल कर के इन लोगों में कैंसर की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई गई। जी। तो उससे ये बात निकल करके आई कि स्ट्रेस कैंसर का कारण हो ना हो, लेकिन उसका मॉडरेटर जरूर है, और बिल्कुल। इसका रूट है ऑटो इम्यून सिस्टम में स्ट्रेस का इफेक्ट होना। अब स्ट्रेस से इलनेस हुई और अगला पार्ट आपने बताया, जब इलनेस हुई तो फिर से स्ट्रेस बढ़। अब ये तो दुष्चक्र, पूरा एक साइकिल बन एक जाएगा, विशेष सर्किल बन जाता है। जिससे सर्किल बन जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम में आपने चर्चा भी किया, मैं फिर उसी बात को दोहराऊं कि हमारे लिए अपने बिलीफ सिस्टम को जी। चैलेंज करना, जो कि रेसिलियंस का एक पार्ट है। हम्म, बिलीफ सिस्टम, बहुत सारे हम लोग बिलीफ ले करके चलते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है। तो हमें अपने बिलीफ को कि ऐसा हो गया है तो अब ऐसा होगा, ये जो हमारा बिलीफ है ये हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। तो इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करने की जरूरत है। और रेसिलियंस के उस सिस्टम में आपने अंत में हॉबीज की बात किया था कि हॉबीज को एक्सप्लोर करना। हॉबीज क्या, जितने भी हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ है उनका पूरा का पूरा नॉट ओनली आफ्टर इलनेस बल्कि उससे पहले भी होने की जरूरत है। इस बिलीफ सिस्टम को लेकर के एक रिसर्च किसी दिन पर्सनल टॉक में मैंने लाल साहब से बात में वो शेयर किया था। यूरोपियन कंट्रीज में एक रिसर्च किया गया ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के द्वारा। तो नी सर्जरी, नी प्रॉब्लम से जो लोग मिडिल एज में झेल रहे थे, उनकी नी सर्जरी की दो टेक्निक्स थी, दो टेक्निक्स इस्तेमाल की गई ये कंपेयर करने को कि किसका कितना फायदा हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक तीसरा ग्रुप था जिनकी कोई सर्जरी की नहीं गई, फेक सर्जरी की गई। उनकी भी सर्जरी उतने देर दिखाई गई कि सर्जरी हो रही है, स्टिचेस लगे, लेकिन इन रियलिटी उनके नी में कोई सर्जरी नहीं की गई थी। अब डिफरेंसेस देखिए, जो दो टेक्निक्स इस्तेमाल की गई थी, एक में एफिकेसी 55% था, दूसरे में 65% था। लेकिन जिनकी नी की सर्जरी बिल्कुल नहीं थी, प्लेसिबो इफेक्ट था कि हमारी नी की सर्जरी हुई है, उनमें भी 35% ठीक हो गए। तो यदि इस 35% को हम निकाल दें तो नी सर्जरी का जो रियल इफेक्ट मिल रहा है वो 20% से 30%। सो मच इज द ग्रेट इफेक्ट ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम। केवल ये विश्वास हो जाना कि सर्जरी हुई है और सर्जरी होने में ये विश्वास होना कि हम ठीक हो जाएंगे, ये वहां पर फायदा पहुंचा रहा है। तो इस पूरे कंटेक्स्ट में और साइकोलॉजी में हमारा जो पिछले 20-22 सालों का सेलिगमैन और लोगों के साथ, बारबरा फ्रेडरिक्सन, इन लोगों के साथ जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का दौर चला है, तो पॉजिटिविटी कल्टिवेट करने की बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। इलनेस होने से पहले भी, इलनेस के बाद भी हम अपनी पॉजिटिविटीज को कल्टिवेट कर सकेंगे
और इसमें कल मेडिटेशन की बात हुई, मेडिटेशन की प्रोसेस, कंपेशन की प्रोसेस, कंपेशन का प्रैक्टिस करना, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना, इन सब से हमें लाभ मिल सकता है. सो आई टुक लिटिल मोर देन रिक्वायर्ड. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू लाल साहब. बिल्कुल आपने सर सही बात कहा. मैं 1 मिनट की बात करूं. जो एबीसी मॉडल है सर सेलिगमैन का, जो बिलीफ सिस्टम पर ही, कि जब आप कोई एडवर्सिटी होती है तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हम कॉन्सिक्वेंसेस को उसी के पर्सपेक्टिव में इवेल्युएट करते हैं. तो हमको ये बात उसकी बहुत अच्छी लगी है कि हम अपने उस बिलीफ सिस्टम के बेसिस पर और अपनी एक्सप्लेनेटरी स्टाइल के आधार पे कभी कभी छोटी सी चीज को एग्रीवेट भी कर देते हैं ज्यादा, और या बड़ी को कम कर देते हैं. तो आपने बहुत सही बात सर कहा. आई फुली एग्री कि बिलीफ सिस्टम का बड़ा रोल है इसमें. जी क्या मुझे जो उसमें 2 मिनट में कहना था मैंने कह लिया. बाकी लाल साहब हैं, मैडम प्रमिला जी हैं. मैडम बत्रा. सर नमस्ते. मैडम बत्रा, प्लीज गिव योर कमेंट्स. सर कमेंट्स तो नहीं है मेरे पास ज्यादा. बहुत अच्छा इलेबोरेटली सुशील जी ने कहा एंड अमरनाथ सर ने भी उसको और वो कर दिया. पर मैं अपना एक वर्क शेयर करना चाहूंगी. बीच में सुशील सर ने ये बताया था कि पीएमआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है. ऐसे ही अमरनाथ सर ने भी ये कहा कि रिलैक्सेशन सारी कही थी उन्होंने, केवल प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन नहीं कहा था, पर पीएमआर को भी कोट किया था. ऐसे ही अमरनाथ सर ने भी स्ट्रेस की बात की. तो व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस, कैंसर पर एक स्टडी हमने की थी. मेरा एक स्टूडेंट का पीएचडी वर्क है. 2007 में एक पेपर आया था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उस टाइम का वो रिसेंट वर्क था 2007 में, जिसमें ये पढ़ा हम लोगों ने कि जब प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कैंसर के पेशेंट्स को दी गई तो उनके CD4, CD8 एंड टी सेल्स, यानी कि वो जो हम अपनी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी की बात करते हैं और जिन कारण से, जैसे अमरनाथ सर ने भी कहा कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ आया, तो उसमें बताया गया कि ये इम्यूनिटी जो है वो चेंज होती है. तो हमने उसको स्टडी करना चाहा, पर हम फिजियोलॉजिकल वर्क नहीं कर पाए. तो हमने केवल ये किया कि हमने जो है एंजाइटी, डिप्रेशन रिलेटेड टू कैंसर, 4 तरीके का कैंसर हमने लिया. लंग कैंसर लिया, ब्रेस्ट कैंसर लिया, एक प्रोस्टेट कैंसर लिया और एक हमने सर्विक्स कैंसर लिया. ये 4 तरीके के, लेकिन स्टेज सबकी सेम. और प्री पोस्ट स्टडी हमने की. हॉस्पिटल एंजाइटी, हॉस्पिटल डिप्रेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सब्जेक्टिव वेलबीइंग के सारे एस्पेक्ट्स, ऑल द 11 एस्पेक्ट्स वर टेकन. इन सब चीजों के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोगों को मिला. तो ये प्रिवेंटिव भी रोल प्ले करती है. तो मुझे ये लगता है कि जब भी किसी को क्रोनिक डिजीज हो, केयर टेकर्स एज वेल एज द पेशेंट्स, दे शुड प्रैक्टिस इट. When they get into the trance, ये सबसे आसान मेथड है रिलैक्सेशन का. बाकी सब मेथड में फोकस करना पड़ता है, इसमें कोई फोकस नहीं करना पड़ता. और जो नया मॉडिफाइड वर्जन है वो सिर्फ 20-22 मिनट का है. तो एक सीडी सर मेरे अपनी आवाज में थी, वो हम लोगों ने यूज की थी. मैं वो वर्क जरूर आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैंसर के पेशेंट्स की रिकवरी फास्टर हुई, वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर एक चीज जो है हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट मिला. और हमने सिर्फ 1 महीना रिलैक्सेशन दिया, जबकि हमने पोस्ट मेजर्स जो थे, फॉलो अप हमने अगले 6 महीने तक किया इसका. तो मुझे लगता है कि वो हम सबके लिए शायद कुछ बेनिफिशियल हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करना. बिल्कुल. वेरी वंडरफुल लेक्चर सर, वेरी वंडरफुल. Especially thank you for the tips you have given to caretakers. हमारी फैमिली में भी इस टाइम 23 years यंग गर्ल का ये सब चल रहा है. समझ कंफ्यूजन है. एक बार मेलिग्नेंसी थी, वो रिमूव कर दी, फिर अब दूसरी बार फिर लग रहा है. तो बड़ी स्ट्रेस में थी. आपने सर इतनी सारी बातें बताई कि मैं तो पर्सनली थैंकफुल. खोल दो, वीडियो खोलो. थैंक यू सो मच. Thank you, madam. Thank you for your very valuable suggestions and your observations. Thank you sir. My Any pleasure. other person if you want to say something? Okay, now
ओवर टू सीमा जी। Thank you so much, sir. Thank you so सीमा much. जी नमस्कार। नमस्ते। बहुत धन्यवाद सर। इतना बड़ा टॉपिक, इतना लेंदी तरीके से आपने सारी बातें की, सब कुछ समेट लिया सर। मुझे लगता है कि आपने सब पर बात की। सर 2-3 बातें सर जो ये सर वेलकम। आपने एक जो डूज और डोंट की बात की, बिल्कुल सही बात है। हम कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा कोई क्रिटिकली इल पेशेंट है, क्या बात, कैसे बात करें, और उस चक्कर में कई बार सही बात आपको नहीं जगह मिल गई आराम से। बस थोड़े से एक गलती हो गई हमारी। सर हम सब करेंगे वहां पे इस तरह से उसको सपोर्ट कर। मैं आपको इसीलिए तो मैंने आपको बिल्कुल। तो सर बहुत सारी चीजें, सर बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नोट भी किए हैं। मुझे इतना स्ट्राइक कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि सबका सब कुछ दे रहा है, इसको सब नोट करो। और आपके इस लेक्चर का ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ मिल सकता, अगर सर आपने कुछ तैयार किया हो राइट अप, तो वो रहा है, बहुत हेल्प करेगा हम सबकी। तो सर थैंक यू सो मच फॉर सच। नहीं बिल्कुल है जी है। मुझको भाई तो वो आप सब चाहेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर है। ओके तो सर बिल्कुल मिल जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा हम लोग के लिए। बिल्कुल है मैडम, बिल्कुल बिल्कुल है सर। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, इतने पेशेंस के साथ। सर पेशेंस की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम सब इतना इन्वॉल्व थे कि अब पता ही नहीं चला। सर जब आपने कहा कि बहुत लंबा टाइम हो गया, तब मेरी नजर गई घड़ी पे, अच्छा ज्यादा टाइम हो गया क्या। तो सर हम सब इतना इन्वॉल्व थे कि टाइम एकदम पता ही नहीं चला। तो बहुत धन्यवाद सर आपका, सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत धन्यवाद। कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो सबके अपने अपने कार्यक्रम है, इसलिए हमारा कल कोई लेक्चर नहीं है। हाँ 11 तारीख को पुनः हम सब मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे 7 बजे। 11 तारीख को 2 लेक्चर्स हुए हैं। एक लेक्चर होना है पीके खत्री सर का, जिनका टॉपिक है ड्रग अब्यूज, और दूसरा लेक्चर होना है डॉक्टर सचिन जैन जी का, जो कि बात करेंगे रेजिलियंस पर। अभी सर ने रेजिलियंस पर बातें की, तो वो डिटेल में रेजिलियंस और वेलबींग पर अपनी बात करेंगे। तो हम सब मिलते हैं मंगलवार 11 तारीख को शाम 7 बजे। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू सर। बंद कर देना।